टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये शीट्स भी मैंने आपसे शेयर की हुई हैं। आज जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है उसी के आवाज अंदर कम एक है जी। आखिरी चीज। आवाज आप क्या कह रहे हैं? आवाज कम है दीजिए आप। एक मिनट है जाए। अ, अभी देखें, अब सही आ रही है? अब बेहतर हुई है मेरी आवाज? ठीक है सर। क्या कह रहे हैं आप? अभी बेहतर है सर। ओके, फाइन फाइन। ओके बच्चों, मेरी स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आपको? बिफोर आई गो फॉर द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, मैंने आपको थोड़ा सा कल एक आइडिया दिया था, मैं उसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर देता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको ये बताना होगा कि कौन सा एटम की क्या शेप नज़र आती है, क्या फिजिकल स्टेट होती है। मिसाल के तौर पे इधर देखें, फॉर एग्जांपल इधर देखिए। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं एक सब्सटेंस ए है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़ीरो है। मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस कितना है? ज़ीरो। इसका बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस 100 है। आपको बतानी है इसकी फिजिकल स्टेट कितने टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। कौन मुझे बताएगा जी? सब्सटेंस का नाम नहीं मैंने बताया, ये कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट। जी, कौन बता रहा है? लिक्विड। से इट अगेन। लिक्विड। कैसे पता चला आपको? Because temperature was more than melting point. यस, आप कह रहे हैं जी मेल्टिंग पॉइंट जीरो होता है। तो जो जिस पे हमने देखना है एट रूम टेम्परेचर, तो जीरो से नीचे है। इसका मतलब है 25 डिग्री पे वो मेल्ट हो चुका था। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इसके बाद आ रहा है, सो इसका मतलब हैज नॉट बॉइल्ड येट। अगर कोई चीज मेल्ट हो गई और अभी बॉयल नहीं हुई तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में होगी। एम आई राइट? अब ये टेबल आपने बनाना है बच्चों। पहला तो मैंने आपकी हेल्प से किया, अब दूसरा आपको ढूंढना है। बी। बी का मेल्टिंग पॉइंट है, अभी आपको ढूंढना है बच्चों के, 100। और बॉइलिंग पॉइंट है इसका 130। एक सब्सटेंस सी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है -50 और बॉइलिंग पॉइंट है -36। एक ऑप्शन सी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है -96 और बॉइलिंग पॉइंट है -96। एक ऑप्शन ई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 5 और बॉइलिंग पॉइंट है 35। Please write the physical states of these substances at room temperature and pressure. कि रूम टेम्परेचर पे जब आप इन्हें देखेंगे तो इनकी क्या स्टेट्स होंगी। टुडे इज दिस। बोलना नहीं है, आप लिख लें, फिर मैं बारी बारी पूछूंगा सबसे। जो लोग जूम पे हैं अभी ज्वाइन किया है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी या सॉलिड या लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर हम कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, मैंने उनका नाम नहीं बताया वो क्या चीज़ें हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बताया, उनका बॉइलिंग पॉइंट बताया, और आपसे पूछ रहा हूँ कि एक खास टेम्परेचर पे उनकी क्या फिजिकल स्टेट होगी।
जो भी आपको समझ आती है आप लिख दीजिए, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। राइट, शुरू करें जी। बी की क्या होगी? इस फर्स्ट पे जो बच्चा बैठा है, क्या नाम है आपका बेटे? सॉलिड। आप भी सॉलिड ही कह रहे हैं? क्यों सॉलिड होगी, एक्सप्लेन कर सकते हैं? वाई सॉलिड? सर क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट 100 है और एट रूम टेम्परेचर 25 है वो। यस, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हम चेक कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट 100 ये बता रहा है कि अभी वो मेल्ट नहीं हुआ, तो जब कोई चीज अभी मेल्ट नहीं हुई तो वो जाहिर है सॉलिड स्टेट में होगी। दिस व्हाट यू आर सेइंग? सी, कोई यहां से बताए जी, फेस टू फेस वालों में से सी। गैस होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दो मेरे बच्चे। Because it's boiling at -60 degrees, so 25 degrees is there. यस, वेल डन, गुड जॉब। दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही 25 से नीचे हैं, जो ये बता रहा है कि 25 डिग्री पे वो ऑलरेडी मेल्ट भी हो चुका है और बॉयल भी हो चुका है। जब कोई चीज ऑलरेडी मेल्ट और बॉयल हो चुकी हो तो ऑब्वियसली वो किस स्टेट में होगी? गैस स्टेट में। डी। Gas. जी, एक्सप्लेन करें क्यों? The temperature is higher than both the melting point and the boiling. Yes, so temperature 25 degrees above the melting and boiling point. So same reason, okay, they have boiled, they have molten, so it means they must be in the gas state. E, Liquid. why? Explain. Because melting point is because the temperature is greater than the melting point. आप कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट 25 के बाद पहले है और बॉइलिंग बाद में है, तो इसका मतलब है मेल्ट तो हो चुका है बट नॉट बॉइल्ड येट, सो इसका मतलब है मस्ट बी इन द लिक्विड स्टेट। दैट्स योर आंसर? The liquid. लिक्विड ही होगा ना? Yes. Okay, that's great. So this is how we check the solid liquid gas. With this we have come to end of this chapter जो मैंने अभी शुरू किया था, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस इसके देते हैं। राइट, ओके, कम बैक टू दिस। इसमें मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ, बल्कि सॉरी एक चीज़ नहीं बताई, सॉरी, वन थिंग। अब मुझे एक बात आप बताएं, ये देखो बच्चे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चंस। ये एक लेट से, अब ये आपने बताना है बच्चों, यहाँ एक गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, आप समझे ये एक बलून है जिसमें हमने गैस को फिल किया हुआ है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप इस गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्या होगा? क्या ये नीचे को प्रेस होगा या नहीं होगा, मेरा आपसे सवाल है। और अगर प्रेस प्रेस होगा तो व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस? बढ़ेगा, कम होगा? Decrease. क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब आप इसको प्रेस करेंगे तो दिस पिस्टन, ये पिस्टन होता है, दिस पिस्टन इज गोना मूव डाउन, दिस व्हाट यू आर सेइंग? The gas will consume lesser area. यस, आप कह रहे हैं गैस के पार्टिकल्स क्योंकि फॉर अवे होते हैं, अभी हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में पढ़ा है हमने, तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब आप उनको प्रेस करते हैं, जब आप उनको प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। समझ आ रही है बात? सो जब भी आप किसी गैस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस।
सो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। दूसरा पॉइंट है मेरा, अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या होगा, देखिए। increase. यस, आप कह रहे हैं जी जब आप किसी गैस को हीट करते हैं ना, तो कॉमन सेंस है उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो स्प्रेड अपार्ट करेंगे, राइट, लाइक दिस। राइट, वो और दूर जाएंगे। तो आप कह रहे हैं जी कि गैस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, दे स्प्रेड अपार्ट, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगा। वजह क्या है, मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी और रैंडमली मूव करते हैं, स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं। दोनों ही मुझे, आप सिंपल है, कॉमन सेंस लगती है। आप खुद सोचें कि एक बलून को आप ऊपर से प्रेस करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। आप थोड़ा हीट अप करेंगे उसको तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस कि गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। सो कीप इन माइंड दीज टू थिंग्स। वजह दोनों मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस होती हैं, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो स्पेसेस फिल अप करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो और ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, स्प्रेड अपार्ट होते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। थर्मल एक्सपेंशन भी इसको बोलते हैं, राइट। सो ये दो सिंपल सा पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है, राइट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन जी। ये देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये है एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। वो कह रहे जी, एक जो सील्ड बलून है, वो कह रहे जी कि sealed balloon contains air, the temperature of the balloon is increased. Which row describes how the pressure in the balloon and the kinetic energy of the particles in the air change? क्या चेंज होगा, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज होगा? पहले आप क्वेश्चन गौर से देखें, बोलना नहीं है, अपना आंसर सोच लें, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये एक बलून है बच्चों, ये इसमें एयर है, टेम्परेचर यानी इसको हीट किया आपने, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अंदर उनको हीट किया है, एयर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट किया है। जब आप हीट करेंगे तो एक पॉइंट तो क्लियर होगा आपको कि उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज दो ऑप्शन में है, एक सी में एक डी में, तो मैंने ये ऑप्शन तो खत्म कर दिए। नाउ व्हाट अबाउट दिस प्रेशर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर? प्रेशर को क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं तो वो और ज्यादा रैंडमली और ज्यादा फास्टली मूव करते हैं, तो दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर मोर फियर्सली। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। व्हाट डू यू थिंक नाउ, प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट डू यू सजेस्ट बच्चों? सॉरी, यस, आप कह रहे हैं जी जब पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, दे कोलाइड मोर स्ट्रेंथ के साथ विद द कंटेनर, विद देमसेल्व्स, सो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया, राइट। तो बेशक नोट्स में लिख दीजिए, जब मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं सो दे कोलाइड मोर स्ट्रांगली, देयर प्रेशर इंक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट, ammonia gas is reacted with hydrogen chloride gas using the apparatus shown here. Solid ammonium chloride is produced. मैं आपको नोट्स देखें तो ये कराया हुआ है मैंने।
कह रहे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड यहां बना है, ये इधर से कौन निकला, अमोनिया। अमोनिया का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, NH3। इधर से कौन निकला, HCl। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड नियरर टू द हाइड्रोजन क्लोराइड। वो कह रहा है आपको ये बताना है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड नियर क्यों बना, यहां सेंटर में क्यों नहीं बना। बेसिकली अमोनियम क्लोराइड कैसे बना, जब अमोनिया ने HCl के साथ कंबाइन किया, जब इन दोनों ने कंबाइन किया तो बेसिकली अमोनियम क्लोराइड बन गया। ओके, अब आपको बताना है बच्चों क्यों ऐसा है। एक्वस अमोनिया इज अ बेस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज एन एसिड। अमोनिया मॉलिक्यूल डिफ्यूजेज मोर स्लोली देन हाइड्रोजन क्लोराइड। Hydrogen chloride has a greater molecular mass than ammonia, or only ammonia molecule diffuse in all direction at the same time। आंसर सोच के रखना है बच्चे, मैं फिर पूछूंगा वो बताएगा। जी बच्चों, जो फेस टू फेस है उनमें से कोई वॉलंटियर करे, व्हाट इज द आंसर। कासिम आप बता दें। ऑनलाइन कोई बच्चा बता सकता है। एनीवन। सर सी। वाई सी। बिकॉज अगर हम कैलकुलेट करें तो अमोनिया का मास 17 है और वो हाइड्रोजन क्लोराइड ज्यादा है। देखो बच्चों, जूं ही आप में सबको मैं देख रहा था किसी ने भी कैलकुलेशन नहीं की, जूं ही डिफ्यूजन की बात आएगी, जूं ही गैस की बात आएगी, उसकी मूवमेंट की बात आएगी, तो आपने फौरन उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अपोजिट साइड से जब मूव करते हैं तो आपने उसके एमआर निकालने हैं। एमआर निकालने भी आपको सिखाए हैं, पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। नाइट्रोजन 14 + 1 टाइम्स कितना हो गया, 17। हाइड्रोजन 1 + 35.5 क्लोरीन कितना हो गया, 36.5। आप कहते हैं जी ये देखिए ये इतना हैवी मॉलिक्यूल है, इतना मास वाला मॉलिक्यूल है, इसकी डिफ्यूजन तो ज़ाहिर है कम होगी, इसीलिए दे आर गोना मीट नियर द HCl बिकॉज इट कैन नॉट ट्रेवल मच डिस्टेंस द सेम टाइम एज द अमोनिया गैस। सो इसका आंसर सी होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एज अ ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास देन अमोनिया। राइट, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास को देखना है बच्चों और किसी चीज़ को नहीं देखना जब भी आपने डिफ्यूजन को देखना है। और डिफ्यूजन कब देखना है, जब भी आपको गैसेज नजर आए आपने सोचना है यार मैंने सिर्फ डिफ्यूजन की बात करनी है। नेक्स्ट, what happens to the volume of fixed mass of a gas when the temperature is increased or the pressure is decreased। जी बच्चों सोचना है, बताना नहीं है। मैं जिससे पूछूंगा what happens to the volume of fixed mass of gas when temperature is increased and pressure is decreased। ये गैस है, बताएं बच्चे, कोई बताए, फेस टू फेस वालों में से कोई बताए। डी। कौन सा, डी। एक्सप्लेन करें क्यों। Because when temperature will rise, particles gain kinetic energy and the volume will increase. ओके जस्ट Instead, होल्ड ऑन, pressure होल्ड will ऑन, also यहाँ increase रुकिए, as यहाँ they रुकिए, apply more यहाँ oxygen. रुकिए, एक मिनट बच्चे यहाँ रुक जाओ। आपने बड़ा सही कहा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा बिकॉज मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए आपने वॉल्यूम इंक्रीज के दो ऑप्शन से सी और डी, वो आपने नैरो डाउन कर लिया। अब आप आगे कंटिन्यू करो, दूसरा क्या कह रहे हो। When the particles will gain more kinetic energy, they will collide more often with the walls of containers or with each other. That will increase the pressure. नो 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 सॉरी, यहाँ आप मिस कर गए। कोई और बच्चा सर डी। किस बात पे वो बताएं। देखो बच्चे आपने क्वेश्चन नहीं सही समझा, जो पहले And they will एक्सप्लेनेशन move दे रहा far था। apart from each other. नो 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 नो, आप समझे, क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन समझो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज डिक्रीज। उसी का नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये गैस है, अब सुनो ये गैस है, कह रहा है पहले आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अभी क्या पढ़ाया आपको, मॉलिक्यूल्स वही आप जो कह रहे हो हीट करेंगे, स्प्रेड अपार्ट करेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना।
वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसकी बात नहीं कर रहा, इधर सुनो बच्चे, इधर देखो, वो एक अलग बात कर रहा है। वो कह रहा है दूसरे पार्ट में प्रेशर डिक्रीज, इसी गैस का आपके ऊपर जो प्रेशर था ना, आपने वो प्रेशर कम कर दिया। यहां एक प्रेशर भी था गैस का, वो कम कर दिया। आपने कहा जब प्रेशर कम करोगे तो भी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब समझ आ रही है? इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, आप इससे रिलेट कर रहे हो ना, उससे ताल्लुक नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की एटसेट्रा। वो कह रहा है आपने उसी गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं किया, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, सिर्फ उसके ऊपर से प्रेशर कम कर दिया। यानी बलून था ना, उसके ऊपर को थोड़ा सा खोल दिया उसको, तो उससे भी क्या होगा? वॉल्यूम, उससे भी क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इंक्रीज। फिर देखें क्या फिर ऑप्शन आती है, सर डी। डी ऑप्शन आती है। तो आपका आंसर ठीक था, बट एक्सप्लेनेशन अब आपको समझ आ गई। वो उसी की बात नहीं कर रहा था, वो अलग बात कर रहा था कि गैस है, पहले उसको हीट किया, देखा टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ गया, फिर उसको वापस ठंडा किया, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई, फिर उसके ऊपर से प्रेशर बढ़ा कम कर दिया। जब आप प्रेशर कम कर दोगे तो फिर वो एक्सपैंड कर जाएगी। ओके, ये ऐसे था कि आपने बलून को पिंच किया हुआ था, छोड़ दिया, तो वो तो जाहिर एक्सपैंड करेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, the diagram shows the heating curve for a substance. Between which 2 points do the particles of a substance change from being in a fixed positions to being mobile? बोलना नहीं है, बताना है सिर्फ, जब मैं पूछूंगा तो। जी, कोई बच्चा बता सकता है? B. एक्सप्लेनेशन करें। When after the temperature rises, then from Q to R, the temperature decreases and the substance transitions from a solid into a liquid. यस, वेल डन। मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी गुड, विद योर परमिशन। आपका आपके वो आपका आइडिया है, आपका कॉन्सेप्ट है, मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से इस कर्व को अंडरस्टैंड किया और उसको समझ आ गई ये एक हीटिंग कर्व है, ठीक है, जिसमें कि 2 फ्लैट जगह नज़र आ रही थी। तो इन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ मेल्टिंग हुई होगी और यहाँ बॉइलिंग हुई होगी, ठीक है। तो मेल्टिंग से पहले ये सब्सटेंस क्या है? सॉलिड है। मेल्टिंग के बाद ये क्या है? लिक्विड है। उसके बाद ये क्या है? गैस है। अब उसके बाद वो कह रहा था फ्रॉम बीइंग फिक्स्ड पोजीशंस टू बीइंग मोबाइल। फिक्स पोजीशन तो एक ही जगह होती है और वो कौन सी होती है? सॉलिड होती है। तो आप कहते हैं जी सॉलिड में पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे होते हैं, राइट। तो इसलिए वो कह रहा है बीइंग फिक्स से मोबाइल कहाँ हो रहे हैं? पॉइंट क्यू और आर में, क्योंकि क्यू और आर मेल्टिंग हो रही है। मेल्टिंग में सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड में वो फिक्स्ड होते हैं और लिक्विड में वो मोबाइल हो जाते हैं, ठीक है। सो यही फर्क है ना। तो इसलिए आपने कहा जी क्यू एंड आर इज द राइट आंसर, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? सो ये हीटिंग कर्व थी, आपको सिर्फ ये बताना था कि कहाँ सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो क्यू टू आर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, a student investigates the diffusion of ammonia gas and hydrogen chloride gas. फिर diffusion आ गया बच्चों। 2 sets of apparatus are set up shown at room temperature and pressure. The damp red litmus paper in the apparatus 1 changes the color after 30 seconds. ठीक है। How long does it take for the blue litmus paper in the apparatus 2 to change the color? ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं कि डैम्प रेड लिटमस पेपर कब कलर चेंज करेगा? जब अमोनिया गैस यहां से यहां ट्रेवल कर जाएगी। ओके, इसी तरह वो कह रहा है जी कि ये कब कलर चेंज करेगा? जब HCl गैस यहां से यहां ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको लगे 30 सेकेंड्स, अमोनिया को यहां से यहां ट्रेवल करने में कितने सेकेंड्स लगे? 30 सेकेंड्स। अब वो आपसे पूछ रहा है, कोई बच्चा मुझे बताए सोच के, आपको इसको कैलकुलेशन करनी होगी, मैथ्स यूज करें, कैलकुलेटर यूज करें, जरा बताएं कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा मैथ्स यूज करना है। इसका एमआर निकालें, क्योंकि ट्रैवलिंग जब भी होगी आपको एमआर निकालना होगा। 64। सॉरी सर 64 सेकेंड्स। मैं एक्सप्लेन पूछता हूं, पहले बाकी बच्चों को भी करने दें, शायद ये हो शायद ना हो। पहले तो दोनों का एमआर निकालें ना। अगर एमआर सेम आ गया तो फिर तो वही सेकंड्स लग जाएंगे उसको भी, फिर तो आंसर बी निकल आएगा।
इसका एमआर होगा NH3 का एमआर निकालना सिखाया हुआ है आपको। नाइट्रोजन का देखें कितना है, 14 है यार पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन का कितना है, 1 × 3 है, तो कितना हो गया 17। HCl का कितना है, 1 + 35.5 कितना हो गया, 36.5। ये तो सेम नहीं है जी एमआर, तो इसका मतलब है कि नहीं 30 तो नहीं हो सकता। 64 seconds. HCl हैवी है, पहले तो ये देखो HCl हैवी है, तो टाइम 31 से ज्यादा लगेगा, 21 भी नहीं लग सकते। तो ऑप्शन ही एक बच गया, एंड दैट इज व्हाट, 64। ये तो चले ऑप्शन मैंने निकाल ही दिया, ये नहीं है। जी बच्चे आप क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलें। वैसे भी देखें, एक का मैथ 17 है, एक का मैथ 36.5 है, तो ये तकरीबन इससे डबल मैथ है। तो अगर इसको 30 सेकंड्स लगते हैं तो मुझे समझ आ गई कि यार इसको तकरीबन डबल से थोड़े ज़्यादा ही लगेंगे। समझ आ रही है बात, तो डबल से थोड़े से ज़्यादा ही लगेंगे, तो वो कितने बनते हैं, 60 बनते हैं। तो ऑप्शन इज 64। इस बेस पे मैंने चूज़ किया। आपने भी यही सोचा था बच्चे। 6 पे आ जाएं जी। A gas placed in a sealed container with a fixed volume. The gas is heated. Which statements are correct? जी बच्चों आंसर सोचें और बताएं। A, 1 and 2. ओके, जिसने बोला एक्सप्लेन भी करें। सर वो जब हीट अप होती है गैस, तो फिर मॉलिक्यूल्स का ज्यादा एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो मूव अराउंड फास्टर होता है, इतनी ओके, एनर्जी होता है, और फिर उसकी वजह से वो कोलिजन्स करते हैं कंटेनर के साथ ज्यादा। ज्यादा कोलाइड करेंगे बिकॉज वो मोर फास्टर मोर वो हो जाएंगे। और प्रेशर क्योंकि क्या होगा, और क्योंकि एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो फिर वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब कंटेनर ज्यादा में। प्रेशर से कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है फोर्स ज्यादा है, तो पर यूनिट एरिया फोर्स ज्यादा हो तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम नहीं हो सकता। ओके, सो 1 और 2 आर द करेक्ट। यही कह रहे हैं आप, यही कहा है आपने बच्चे, कि अगर ये एक गैस है, आपने उसको बहुत हीट किया, उसके पार्टिकल्स ने मूव किया, कोलाइड किया विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो उसका प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट। सैंपल ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल एक अल्कोहल है, ये जो बेवरेजेस में यूज होती है, ये एक लिक्विड है। Heated at a constant rate. The heating curve for the sample is shown. Which statement about the heating curve is correct? Ethanol changes its physical state between 3 and 4. Ethanol condenses between 2 and 3. Energy is absorbed between 3 and 4, but not absorbed between 4 and 5. More energy is absorbed between 4 and 5 than between 2 and 3. जी बच्चों, पहले तो इसको समझना है, फिर आंसर करना है, और फिर मुझे बताना है विद द लॉजिक के क्या आंसर होगा। गौर से देखें, क्वेश्चंस जब भी करते हैं सब लोग अपने अपने क्वेश्चन जरूर की अपने जहन में किया करें, उसका एक आंसर जरूर निकाला करें जो भी आपके जहन में आता है, बिकॉज दिस इज हाउ द लर्निंग टेक्स प्लेस। अगर आप सिर्फ सुनते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा क्वेश्चन, कोई दूसरा बच्चा करता जाएगा, आपकी लर्निंग नहीं होगी। आपकी लर्निंग तब होगी जब आप क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं आपको लीड कराता हूं क्वेश्चंस में। Sir, I think it's D because the 4 and 5 heating curve takes longer than the 2 and 3 heating curve. कोई और बच्चा, मे बी रॉन्ग आंसर हो, आई डोंट नो, मे बी राइट। Sir, I think it's C. Why? But because the energy is absorbed between 3 and 4, as after point 3, it becomes a liquid, but it's not absorbed between 4 and 5 because it's in state of liquid and gas. Okay, maybe, but maybe not. कोई और बच्चा? Sir, most probably D because the more time it takes, the more energy it absorbs. दो बच्चों ने डी कहा है, इसलिए मैंने दो सर्कल लगा दिए, एक बच्चे ने सी कहा, मैंने एक सर्कल लगाया।
कोई और बच्चा जो इनसे एग्री या डिसएग्री करके ए या बी का आंसर बताए? देखो बच्चे, वन बाय वन देखते हैं। डी। पहले तो आप, सॉरी, डी सर। डी ज्यादा बच्चे कह रहे हैं, एक और बच्चे ने डी कह दिया है, सो एक और सर्कल लगा देते हैं डी के ऊपर। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं। पहला, एथेनॉल चेंजेस इज फिजिकल स्टेट बिटवीन 3 and 4। जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जो कि यहाँ 3 and 4 में बढ़ रहा है, तब तो देर इज नो चांस ऑफ स्टेट चेंज, क्योंकि स्टेट चेंज जब होती है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो ए तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। एथेनॉल कंडेंसेस बिटवीन 2 and 3। नो, ये पहला जो फ्लैट होता है वो मेल्टिंग होती है, राइट? पहला फ्लैट मेल्टिंग है, ठीक है? सो बिटवीन 2 and 3 कंडेंस नहीं हो रहा, मेल्ट हो रहा है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बिटवीन 3 and 4 बट नॉट बिटवीन 4 and 5। 3 and 4 अगर मेल्टिंग है और 4 and 5 अगर बॉइलिंग है, तो ताशिन दोनों ही केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों ही। ओके, क्योंकि मेल्टिंग भी एंडो है और बॉइलिंग भी एंडो है, ठीक है? तो दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, दोनों में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। आखिरी पॉइंट, मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बिटवीन 4 and 5 बिटवीन 2 and 3। अब वो कह रहे हैं कि क्या ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है? आपको ये इसका टाइम ड्यूरेशन भी बता रहा है। आप कहते हैं हाँ, कि एक तो वैसे भी मुझे पता है कि जब सॉलिड से लिक्विड से गैस जाता है तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा मुझे टाइम ड्यूरेशन भी बता रहा है। आप देख रहे हो ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। सो दैट इंडिकेट्स कि मोर एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। और वैसे भी मुझे पता है क्योंकि जब कोई चीज लिक्विड से गैस बनती है तो उसकी फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन टोटली ओवरकम करनी होती हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो दैट्स द आंसर, डी। ओके, नेक्स्ट, नंबर 8, ice cube turning into pool of water. What happens to the molecules of water in this ice cube? सर दे लूज एनर्जी। आइस क्यूब से वाटर शिफ्ट हो रहा है, एक बच्चे ने कहा है लूज एनर्जी। जी जी, बच्चे बताएं। यस बच्चे, ये मेल्टिंग है। मेल्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि मेल्टिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो दे आर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, दे आर गेनिंग एनर्जी। ओके, when they turn from ice to this. Okay, sample of liquid X is heated to a temperature above its boiling point. X is then cooled, so it condenses and then freezes. Okay? कह रहा है which graph describes the best change in the temperature of X over time? अब ये ट्रिकी है बच्चों, जो कर लेगा और सही कर लेगा उसको एक कैश प्राइज भी दिया जाएगा। गौर से देखें क्या आंसर होगा। लिक्विड एक्स था, उसको हीट किया अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसको बॉयल कराया, फिर वो जो बॉइल्ड लिक्विड था उसको ठंडा किया, तो पहले वो लिक्विड से गैस बना, गैस से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से सॉलिड बना। ये सारा प्रोसेस बताना है आपको। सर ए। सॉरी, ए। सर ए होगा। एक बच्चे ने कहा जी ए। सही गलत का नहीं सर मुझे पता, जो बी। बोला मैंने बोल लिख लिया। जी, सर बी। बी। बी बोला जी एक बच्चे ने, सही गलत का नहीं पता, लिख दिया। कोई और बच्चा जी? Sir, BS. Sir, I think it might actually be D instead of A. क्योंकि जो D में है हीटिंग और बॉइलिंग कर्व वो सेम लेवल पे है। जो बॉइलिंग वाला कर्व होना चाहिए या कंडेंसिंग वाला कर्व होना चाहिए वो सेम लेवल पे है। So that means that the boiling point is constant. So I think it's D. ओके, और कोई? नहीं? अब देखो बच्चों, मैं कर रहा हूं, सुनिए।
कह रहा है एक लिक्विड एक्स है, हीटेड एट ए टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सुनना जरा, ये लिक्विड एक्स है, इधर टेम्परेचर होता है, इधर टाइम होता है। मैंने लिक्विड एक्स को लिया, सुनना जरा, ये लिक्विड एक्स था, ठीक है। जब मैंने उसको लिया, उसको हीट करना शुरू किया, तो कुछ देर के बाद वो बॉयल होने लग गया, बॉयल होता रहा होता रहा होता रहा, और फिर वो कंप्लीटली गैस में चेंज हो गया। ये है लिक्विड एक्स की स्टोरी अबाउट दिस थिंग। यही है ना। फिर मैंने इस लिक्विड एक्स को, जब ये बॉइल्ड था, इस गैस स्टेट में था, तो मैंने इसको करना शुरू किया ठंडा, वापस फ्रिज में रख दिया, तो इसका टेम्परेचर होने लग गया कम 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 कम। तो जब यहां ये लिक्विड था, यहां ये गैस था, तो ये वो पॉइंट है ना जो कि इसका कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट तो हमेशा सेम होते हैं। जब आप उसको ठंडा करेंगे तो इसी टेम्परेचर पे वो फिर फ्लैट हो जाएगा ना, ऐसे ही है, इसी टेम्परेचर पे फिर फ्लैट होगा, फिर ये नीचे जाएगा यूं। और क्योंकि ये अब यहां क्या था, यहां गैस था, यहां ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, फिर ये हो जाएगा फ्लैट जब ये मेल्ट होगा तो, और फिर ये ऑल द वे नीचे जाएगा। अब देखो, जो उसने कहा, मैंने जब वो स्कीम बनाई तो वो ये बनी। अब आप बताएं, बी तो चले हो ही नहीं सकता, अब आप बताएं कि वो ए के ज्यादा करीब बनाए या डी के ज्यादा करीब बनाए, या ए में क्या गलती है। आप कह रहे हैं ए भी तो यही है एक तरह से, कि ये देखो, ये एक कर्व बनी जब हमने उसको हीट किया, फिर दूसरी कर्व ये बनी जब हमने उसको कूल किया। तो आप कह रहे हैं ए में क्या गलती है, वही तो चीज यहां भी हो रही है। ये देखो, ये एक कर्व बनी, और ये, मेरा ख्याल है कासिम ने उसको सही पॉइंट आउट किया। आई होप आप भी समझ गए होंगे। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पॉइंट हमेशा सेम टेम्परेचर पे आने चाहिए थे। ए में क्या गलती थी, उसने नीचे बना दिया था। ओके, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन टेम्परेचर हमेशा सेम टेम्परेचर पे आने चाहिए। सो आंसर इज डी। इज इट क्लियर बच्चों? डी आंसर क्यों है? 10 पे आ जाए। विच रो डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड? अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ लिक्विड कौन है? आंसर बताएं। यस जी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मोशन जो है वो रैंडम होती है, पार्टिकल्स आर टचिंग होते हैं और मूविंग स्लोली होते हैं। आई थिंक ए इज द राइट आंसर। एनीथिंग एल्स? विच गैस हैज द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सबसे लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा? मैं आपको बता देता हूं। द गैस प्रोड्यूस व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनिया गैस है बच्चों, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। द गैस विच मेक्स अप 78% ऑफ ड्राई एयर, ये नाइट्रोजन गैस है। द गैस दैट प्रोड्यूस व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन गैस है। अब देखो बच्चों, कौन होगी जो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा? इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है तो क्या निकालना होगा गैस का? फौरन उसका मैस इस गैस का मैस कैसे लेते हैं? उसका एमआर। यस, अगर मैं इसका एमआर लूं 14 + 1 × 3 कितना बना? 17। अगर मैं इसका एमआर लूं 14 × 2 इज व्हाट? 28। अगर मैं इसका एमआर लूं 12 + 16 × 2 इज इक्वल टू 44। अगर मैं इसका एमआर लूं 1 × 2 इज इक्वल टू 2। अब देखें, 17 है, 28 है, 44 है और 2 है। बताएं कौन होगा सबसे ज्यादा और सबसे वो लोएस्ट? कह रहा है लोएस्ट किसका होगा? ये वाला सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, दैट्स राइट आंसर। राइट बच्चों, बाकी मैं इस शीट को छोड़ रहा हूं, 2 शीट्स मैंने और भी डाली हुई हैं, ये सारा आपने कंप्लीट करना है। राइट, और मंडे को टेस्ट होगा। पहले मैंने फ्राइडे को लेना था, अब मैं इसको मंडे को कर देता हूं। मंडे को टेस्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और इस काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी दोनों का। ओके, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन जी।